हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदिमन। तो आज हम यूनिट 1 का आपका जो टॉपिक है अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको अच्छे से समझेंगे, डेफिनेशंस के माध्यम से समझेंगे, इनमें अंतर करके देखेंगे और लास्ट में हम इनके जो प्रश्न हैं वो भी हल करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो आपके सीटेट में, यूपी टेट में या आपके रीट के एग्जाम में ही आए हुए हैं। चलिए सबसे पहले अभिवृद्धि और विकास को बिल्कुल सिंपल वे में समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अभिवृद्धि, अगर वृद्धि लिखा होता है तब भी आप यही मानेंगे क्योंकि वृद्धि का ही मनोवैज्ञानिक रूप अभिवृद्धि है। ठीक है, तो जब हम अभिवृद्धि की बात करते हैं तो वहां हम एक पक्ष में होने वाली वृद्धि की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारा शारीरिक पक्ष हो गया। तो शारीरिक पक्ष में जब वृद्धि होती है उसी को हम कहते हैं ग्रोथ, यानी जब शारीरिक पक्ष में जैसे लंबाई, शरीर की चौड़ाई या वेट, इसमें जब होने वाली वृद्धि होती है उसी को अभिवृद्धि कहा जाता है। और जब हम विकास की बात करते हैं तब हम संपूर्ण पक्ष की बात करते हैं, जिसमें शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी की बात करते हैं। तो अभिवृद्धि जो है वो एक पक्षीय है और विकास जो है वो बहुपक्षीय है। ठीक है, अब देखिए सिंपल वे में ये समझिए कि आप जो है छोटे से और बड़े हुए तो धीरे धीरे आपका हाइट बढ़ी, आपका वेट बढ़ा। ठीक है, तो ये क्या है? अभिवृद्धि है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम नाप रहे हैं, तौल रहे हैं। ठीक है, लेकिन विकास जो है इसको हम तौल नहीं पा रहे हैं। जैसे आप छोटे थे आपने कुछ सीखा, जैसे आप बड़े हुए तो आप कुछ और सीखने लगे। आपने स्कूल लाइफ की, उसके बाद फिर आपने कॉलेज लाइफ में गए, फिर आपने जो करियर के बारे में सोचा। तो ये क्या है? ये विकास है। ठीक है, और विकास जो है वो चल रहा है आपका, बिल्कुल अभी रुका नहीं है और आगे तक नहीं रुकेगा। ठीक है, लेकिन अभिवृद्धि जो है वो एक सीमा के बाद रुक जाएगी, क्योंकि अब जो हमारी हाइट बढ़ गई है तो वो इतनी ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि हम जब तक जीवित रहेंगे ये हाइट जो है वो हमारी बढ़ती ही रहेगी। तो ये है अभिवृद्धि और विकास। अब हम डेफिनेशन से समझेंगे कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। देखिए दास की डेफिनेशन है, प्राणी में होने वाले ऐसे जैविक परिवर्तन को वर्धन कहते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है। तो हरलॉक महोदय कहते हैं कि हमारे शरीर में जो भी, जैसे हाइट है, हमारा जो वेट है, चौड़ाई है और मस्तिष्क के आकार में जो भी स्ट्रक्चर में जो वृद्धि हो रही है, यही अभिवृद्धि है। इसे हमने साधारण अर्थों में भी यही समझा था और हरलॉक ने भी यही बताया है। अब इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? अभिवृद्धि शरीर के हर अंग में वृद्धि है। देखिए हम अभिवृद्धि की बात कर रहे हैं और हरलॉक से हर अंग में वृद्धि, तो हर अंग में वृद्धि यानी कि शारीरिक वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो अगर एग्जाम में डेफिनेशन ये आ जाती है तो वहां आप इस तरीके से पकड़ेंगे कि शारीरिक से शरीर और हर अंग में, यहाँ देखिए सब में वृद्धि ही हो रही है, तो हर से आप लगा लेंगे हरलॉक। ठीक है, ये याद करने का एक तरीका है, बाकी आप अपने तरीके से भी ट्रिक बना सकते हैं। अभी हमने अभिवृद्धि को समझा, अब हम विकास को मनोवैज्ञानिक भाषा में समझते हैं। अभिप्रेरणा तथा अनुभव से होने वाला परिवर्तन ही विकास है। चलिए डेफिनेशन से देखते हैं। जेम्स ड्रेवर, विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। तो विकास क्या है? प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है। जैसे कि आप बचपन में जब फर्स्ट क्लास में गए, सेकंड क्लास में गए, थर्ड क्लास में गए, ठीक है, उसके बाद ये क्या था? ये विकास ही तो था, ये डेवलपमेंट था। उसके बाद आपने 11वीं 12वीं पढ़ी, फिर आप कॉलेज में गए, उसके बाद बीएड की आपने, फिर रीट की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या है? ये विकास है, ये प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित हो रहा है। ठीक है, यही विकास है। लेकिन अभिवृद्धि क्या थी? अभिवृद्धि यानी कि आप जब शैशव अवस्था में छोटे थे, बाल्यावस्था में थोड़े से बड़े हुए, आपका वेट बढ़ा, हाइट बढ़ी, उसके बाद जब आप किशोर हुए, जब आप थोड़े से और हाइट बढ़ी, लेकिन एक समय के बाद ये बढ़ना बंद हो गई। तो विकास जो है वो तो बढ़ रहा है, वो तो निरंतर चल रहा है जब तक हम सभी जो भी मृत्यु पर्यंत तक। ठीक है,
लेकिन जो अभिवृद्धि है वो एक सीमा के बाद रुक जाती है, एक उम्र के बाद रुक जाती है। अब देखिए जेम्स ड्राइवर की जो डेफिनेशन है उसको हम एक ट्रिक से समझेंगे। ड्राइवर का लक्ष्य गाड़ी को सही निर्देशित करना है। जो ड्राइवर होता है उसका लक्ष्य क्या होता है कि भाई गाड़ी को वो सही दिशा देकर और सीधे उसको ले जाएगा जहां उसे जाना है, जहां उसे उसकी लक्ष्य की पूर्ति हो रही है। तो जेम्स ड्राइवर में ड्राइवर से आप लगाइए ड्राइवर और लक्ष्य की ओर निर्देशित से लगाइए कि गाड़ी को सही दिशा निर्देशित कर रहा है। तो ऐसे याद करिए कि ड्राइवर का लक्ष्य गाड़ी को सही दिशा निर्देशित करना है। ठीक है, तो ये हमने किस में पढ़ा था? जेम्स ड्राइवर, ड्राइवर से ड्राइवर। ठीक है, और उनकी डेफिनेशन में ये वर्ड जो है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट है गैसेल। गैसेल कहते हैं कि विकास एक प्रकार का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन विशेषताएं, नवीन गुण और क्षमताओं का विकास होता है। तो विकास से क्या होता है? जो गुणात्मक परिवर्तन होता है इससे, तो ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होता है बालक, उसके बाद व्यक्ति बनता है, ठीक है, उसके बाद वृद्ध बनता है, तो उसके बहुत सारे गुण जो है वो शामिल होते चले जाते हैं, नए नए गुण जो है वो उसे मिलते जाते हैं, उनका समावेश होता जाता है और उसकी जो भी कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ती जाती है। तो ये क्या है? ये एक विकास है, ना कि वृद्धि। वृद्धि की बात करेंगे तो वो हमें दिखाई देगी, लेकिन विकास जो है वो दिखेगा नहीं, वो तो केवल एक परिवर्तन है जो कि व्यक्ति के साथ चलता रहता है और ये निरंतर चलता है। ठीक है, अब गैसेल की जो डेफिनेशन है उसको देखिए। गैस एक नवीन तकनीक है, ये हम सभी जानते हैं। गांव में हम वो देखते थे ना, चूल्हा देखते थे, उसके बाद जब गैस आया तो गैस क्या है? एक नवीन तकनीक है। तो गैसेल से याद रखेंगे गैस और विकास में सब कुछ नया, सब नवीन विशेषताएं हैं, नवीन गुण हैं, ठीक है, इनका विकास हो रहा है। तो गैस एक नवीन तकनीक है। तो आई होप आपको ये याद हो रहा होगा साथ के साथ। नेक्स्ट है, देखिए डेफिनेशन से जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में आसानी होती है और डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है और डेफिनेशन के माध्यम से जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होता है। रेवर कहते हैं कि किसी प्राणी के पूर्ण जीवन विस्तार में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को विकास कहते हैं। ठीक है, रेवर का भी यही कहना है। नेक्स्ट है स्किनर। विकास एक सतत और धीमी चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए स्किनर ने एक छोटी सी लाइन में ही बता दिया है कि विकास क्या है। विकास जो है वो एक तो निरंतर चल रही है और धीमी चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो आपको जेम्स ड्राइवर, गैसेल और स्किनर, इनकी डेफिनेशन जो है वो आपको याद ही रखनी है। अब अगर ओवरऑल पूछा जाए कि विकास और अभिवृद्धि क्या है, विकास यानी डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि अभिवृद्धि जो है वो एक पक्षीय होने वाली वृद्धि है। इसमें केवल शारीरिक पक्ष की हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम संपूर्ण पक्षों में होने वाले वृद्धि की बात करते हैं तो वो क्या है? विकास है, जिसमें हम शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, ठीक है, तो ये बहुपक्षीय होता है विकास। चलिए अभी हमने अर्थ से और डेफिनेशन से अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब इनमें हम अंतर देख लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है। देखिए पहले तो आप एक वर्ड को याद ही रखिएगा कि वृद्धि की बात करें या अभिवृद्धि की, एक ही बात है। वृद्धि का ही मनोवैज्ञानिक जो नाम है वही है अभिवृद्धि। ठीक है, अब अभिवृद्धि को देखते हैं। अभिवृद्धि से अभिप्राय शारीरिक परिवर्तन से है और विकास से अभिप्राय शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक परिवर्तन से है। अब आपको इनमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अभिवृद्धि की बात करेंगे जब हम केवल शारीरिक पक्ष की बात करेंगे और विकास की बात करेंगे तो हम सभी पक्षों की बात करेंगे, संपूर्ण पक्षों की। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, अभिवृद्धि एक निश्चित उम्र तक बढ़ती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि शैशवावस्था में बहुत स्पीड से आपकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, बाल्यावस्था में थोड़ा सा धीमी हो गई, किशोरावस्था में फिर वो स्पीड से बढ़ती है और उसके बाद वह रुकना प्रारंभ हो जाती है, फिर नहीं बढ़ती है। क्या आप जब छोटे थे उसके बाद जब आप बड़े हो गए, जब क्या अभी आपकी जो उम्र है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो हाइट है क्या वो बढ़ती चली जा रही है? जी नहीं,
ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक सीमा के बाद रुक जाती है। तो इसका क्या है, एक निश्चित उम्र तक बढ़ रही है अभिवृद्धि। विकास जन्म से मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलता रहता है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता है कि हम कुछ भी ना सीखें। तो पहले आप स्कूल टाइम में कुछ सीख रहे थे, फिर आप कॉलेज लाइफ में सीख रहे थे, अब आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं तो वहां भी कुछ सीख रहे हैं। तो ये क्या है, ये विकास है, ये डेवलपमेंट है, जो कि कंटिन्यूस है, निरंतर चल रहा है। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। हाइट मापी जा सकती है, वेट जो है वो मापा जा सकता है कितना होता है ना। तो जो विकास है उसको नहीं माप सकते, ये हम पहले बात कर चुके हैं। भाई अगर सामाजिक रूप से अगर पक्ष की नापना है, कैसे नापोगे, नहीं नाप पाओगे। संज्ञानात्मक पक्ष को नापना है, नहीं नाप सकते। संवेगात्मक को नापते हैं तो नहीं नाप पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है अभिवृद्धि बाह्य होती है। अभिवृद्धि बाह्य होती है, इसका अर्थ है कि अभिवृद्धि जो है वो दिखाई देती है। अभिवृद्धि जो ग्रोथ हो रही है वो दिखेगी, लेकिन विकास आंतरिक होता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन हाँ समझ में आता है कि हाँ इस वजह से ये प्रोग्रेस हुई है और यही डेवलपमेंट है। नेक्स्ट है अभिवृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। अभिवृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, पर्यावरण हो सकता है, हमारा वातावरण, जो कि हमारी जो भी फिजिकल एस्पेक्ट है उसको असर डालता है। हमारा भोजन हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति को कोई रोग हो जाता है वो भी शरीर को प्रभावित करती है। स्वास्थ्य हो सकता है, बुद्धि हो सकती है। विकास, परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन। लेकिन विकास को कौन प्रभावित करेगा, एक्सपीरियंस प्रभावित करेंगे। जैसे जैसे मैच्योर होंगे वो प्रभावित करेगा। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब परिमाणात्मक का अर्थ होता है संख्यात्मक, परिमाणात्मक का अर्थ क्या होता है, मात्रात्मक, ठीक है, जिसको नाप तोल सकते हैं। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है क्योंकि हम इसको नाप सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन विकास जो है वो मात्रात्मक या परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी, ठीक है। क्योंकि देखिए, विकास का एक छोटा सा पार्ट ही अभिवृद्धि है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। विकास को हम नाप नहीं सकते हैं, विकास को हम सीधे नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। क्या आप किसी के गुणों को नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते हो। तो विकास में सब कुछ इंक्लूड होता है, शारीरिक पक्ष भी इंक्लूड होता है, सामाजिक भी होता है, मानसिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है। तो ये दोनों पक्षों की बात करता है। नेक्स्ट है, वृद्धि से विकास में मदद मिलती है। जी हाँ, वृद्धि से विकास में मदद मिलती है, लेकिन विकास से वृद्धि में कोई भी मदद नहीं मिलती है। वृद्धि से विकास में तो मदद मिलती है क्योंकि विकास का एक छोटा सा पार्ट वृद्धि है, तो वहां उसे मदद मिल रही है, लेकिन विकास से वृद्धि को कोई हेल्प नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, वृद्धि विकास पर आश्रित नहीं है। वृद्धि जो है वो विकास पर आश्रित नहीं होती है, क्योंकि ये केवल शारीरिक पक्ष की बात कर रहा है। तो शारीरिक पक्ष जो है वो तो अपने अकॉर्डिंग ही कार्य करता है, लेकिन विकास जो है उसके लिए शरीर का होना जरूरी है, शारीरिक पक्ष का होना जरूरी है, इसलिए विकास जो है वो वृद्धि पर निर्भर कर रहा है। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि का क्षेत्र संकुचित होता है। जी हाँ, संकुचित होता है, सीमित होता है और छोटा होता है, और विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। वृद्धि सभी बालकों में लगभग समान होती है, सभी को उस स्तर से होकर गुजरना पड़ता है, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, सभी से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन विकास की दर जो है वो सभी बालकों में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, कोई भी किसी के समान नहीं है। तो इन सभी से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभिवृद्धि ग्रोथ क्या है और विकास क्या है। अभिवृद्धि वही है जैसे कि आपका शरीर में जो भी आपका बढ़ना या मोटा होना, आपका चौड़ा होना, ठीक है, आपकी हाइट का बढ़ना, ये अभिवृद्धि है सिंपल वे में। और विकास क्या है, जो कि आप बचपन से लेकर और अब तक क्या कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपने सीखा है, कुछ ना कुछ किसी न किसी दिशा की ओर आप चल रहे हो, और ये चलते रहोगे और ये जीवन पर्यंत बनी रहेगी।
अब देखिए, अब है विकास के सिद्धांत या विकास के नियम। फर्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत। विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमने देखा था। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो इसमें निरंतरता का सिद्धांत जो है वो लागू होता है। नेक्स्ट है विकास के विभिन्न पक्ष एकीकृत होते हैं। देखिए, विकास के जो पक्ष होते हैं, पक्ष हमने बात की थी ना, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक, ये सभी पक्ष एकीकृत होते। एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड, यानी कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कोई भी अलग अलग नहीं होता है, सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेगा। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल लिखा है, शिशु का संकेत से दूध मांगना। पहले वो संकेतों से दूध मांगता है, फिर क्या वो बोलना सीख जाता है, उसका डेवलपमेंट हो गया, तो अब उसने बोलकर मांगना सीख लिया है। नेक्स्ट है विकास में परिपक्वता तथा अधिगम की भूमिका होती है। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, तो हमने सेकंड पॉइंट में ही देखा था विकास के विभिन्न पक्ष एकीकृत होते हैं, तो यही है परस्पर संबंध का सिद्धांत, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का आपस में संबंध। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्ति व्यक्ति में विकास भिन्न होता है, इसका ये अर्थ है। प्रत्येक बालक में विकास की गति भिन्न होती है। आप जैसा आपका डेवलपमेंट हुआ है, आपके जो फ्रेंड हैं उनका अलग हुआ होगा, आपके जो भाई हैं उनका अलग हुआ होगा, आपकी बहन जो है वो भी उनका अलग हुआ, सब एक दूसरे से भिन्न है। कोई भी किसी के जैसा सेम नहीं है और ना ही सेम हो सकता है, क्योंकि सभी का विकास जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन ग्रोथ जो है वो सभी की उन्हीं स्टेजों से होकर गुजरती है। ठीक है। भविष्यवाणी का सिद्धांत। विकास में भविष्यवाणी का सिद्धांत जो है वो लागू होता है। कैसे? देखिए, एक्सरे को देखकर हम बता सकते हैं कि जो भी आपका हाथ घायल हुआ है उसका भविष्य में विकास कैसे होगा। भाई भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम आती है हाथ में, तो यह पता पहले ही लगाया जा सकता है एक्सरे को देखकर कि देखिए हाथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में। ठीक है, तो भविष्यवाणी का सिद्धांत जो है वह भी विकास का लागू होता है। विकास समग्रता से विभेदीकरण की तरफ जाता है। देखिए, विकास जो है वो समग्रता से विभेदीकरण की तरफ जाता है। समग्र यानी पहले तो संपूर्ण का अध्ययन करता है, फिर उसके छोटे 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 पार्ट उनका अध्ययन करता है, तो समग्र से विभेदीकरण की तरफ जाता है। सब देखिए एग्जाम्पल है पेड़ का। सबसे पहले आपने अचानक से एक पेड़ दिखा आपको, तो आपने पूरा पेड़ देखा। जब आपको नहीं पता था कि ये इसमें फल जो है वो कितने लगे हैं या फल जो है वो किसके हैं, इसकी टहनियां किस तरफ से निकली हुई हैं, ठीक है, ये आपको बाद में दिखा। सबसे पहले तो आपने पूरा पेड़ ही तो देखा एक बार में। ठीक है, तो विकास जो है वो भी समग्रता से विभेदीकरण की तरफ जाता है। नेक्स्ट है स्वाभाविक लक्षणों का सिद्धांत। देखिए, विकास में स्वाभाविक लक्षण जो है उनका सिद्धांत भी लागू होता है। कैसे? जैसे लड़कों की दाढ़ी मूंछ का आना, भाई वो एक उम्र पर ही आकर दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से विकास होता है। नेक्स्ट है विकास आश्रितता से स्वायत्तता की ओर जाता है। बचपन से जब विकास जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो शिशु है जब, तो वो सबसे पहले माँ पर आश्रित होता है। थोड़े टाइम के बाद वह आश्रित होना कम हो जाता है उसका, फिर वह स्वयं से ही सारे कार्य करना प्रारंभ हो जाता है। तो विकास जो है वो हमें सिखाता है आश्रितता से स्वायत्तता की ओर, यानी जब हम किसी पर निर्भर हैं उसके बाद हम स्वयं से सारे कार्य करना लग गए। ये क्या है? ये डेवलपमेंट है, ये विकास है। विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे होते हैं। विकास की कोई भी अवस्था होती है, कोई भी स्टेज होती है, अपने खतरे होते हैं। शैशव अवस्था में अपने खतरे होते हैं। क्यों? क्योंकि बालक जो है वो बहुत कुछ मांगना चाहता है, कहना चाहता है, लेकिन उसके पास शब्द नहीं होते हैं, तो वहां उसे परेशानी होती है। बाल्यावस्था में जब वो बाहर निकलता है तो वहां उसके बहुत सारे उसके साथ दिक्कतें आ जाती हैं। किशोरावस्था में वहां पर भी उसे बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं, जो कि आपने भी फेस किया होगा, और उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब जब हम बीएड कर चुके थे, तो बीएड करने के बाद जब हमने रीट की तैयारी की,
तो रीट की तैयारी करते वक्त हमें कितनी सारी प्रॉब्लम आई थी। तो ये क्या है, ये विकास है। तो विकास जो है हर स्टेज में प्रॉब्लम होती है। विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे होते हैं। नेक्स्ट है विकास वर्तुलाकार या स्पाइरल होता है। विकास वर्तुलाकार स्पाइरल होता है, रेखीय नहीं होता है। ठीक है, विकास सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी ये एक रेखीय नहीं है, बिल्कुल सीधे नहीं चलती है। देखिए, जब जन्म से 5 वर्ष तक बहुत तीव्र गति से शारीरिक विकास भी होता है, ठीक है, 6 से 12 वर्ष की उम्र में थोड़ी सा धीमा हो जाता है। उसके बाद 13 से 18 वर्ष किशोरावस्था तक फिर तीव्र गति से विकास हो रहा है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा कम हो जाता है। नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा के 2 सिद्धांत हैं। देखिए, लास्ट ईयर भी यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। विकास की दिशा के 2 सिद्धांत हैं, एक है निकट से दूर का सिद्धांत और दूसरा है सिरस्थ या सिर से पैर का सिद्धांत। निकट से दूर का सिद्धांत, इसका जो इंग्लिश मीनिंग है उसको भी आप याद रखिए, प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी, और सिर से पैर तक का सिद्धांत कहता है सफेलोकॉडल थ्योरी। ठीक है, अब ये कैसे याद रखेंगे, देखिए ऐसे याद रखिए, निकट से दूर यानी कि पास से दूर। भाई हमारा विकास जो है वो सबसे पहले, अगर हम शारीरिक विकास की बात करते हैं तो वो सबसे पहले निकट से दूर की तरफ ही तो जाता है। अब ऐसा तो नहीं होता है हमारी उंगलियां जो हैं बहुत पहले ही वर्क करना शुरू कर गई, उंगलियां जो है वो पहले से ही उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो हाथ है उसका विकास होता है, उसके बाद जो फिंगर है वो कार्य करने लगती है। ठीक है, तो ये सिद्धांत ये कहता है, निकट से दूर का सिद्धांत, प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी क्या कहती है कि पास से दूर विकास होता है। नेक्स्ट है सिरस्थ या सिर से पैर। तो ये तो नाम से ही पता लग रहा है कि जब विकास सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, विकास जो है वो सबसे पहले जो हमारा ये सर है इसका विकास होगा, फिर हमारा जो धड़ है उसका, फिर हमारे हैंड और लेग। तो सिरस्थ या सिर से पैर का सिद्धांत, जिसे सफेलोकॉडल भी कहते हैं। तो इंग्लिश में भी आप इसे याद रखिएगा, एग्जाम में आपके लास्ट ईयर ही ये पूछा गया था। तो आज हमने अभिवृद्धि और विकास को बहुत अच्छे से समझा। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे जो भी आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में जो आए हुए हैं, तो और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन 1 है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। तो देखिए, अब आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आरटेट 2012 में, बिहार टेट 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इतने अच्छे से समझने के बाद एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है, एक दूसरे के विरोधी हैं, विरोधी है क्या, एक दूसरे के समान है ये, या एक दूसरे के पूरक हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा एक दूसरे के पूरक। ये एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, बालक का विकास परिणाम है। आरटेट 2011 में, 2013 में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में ये आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी हमने नोट्स में पढ़ा है वही आपको यहाँ क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। आपके क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से आएगा। बालक का विकास किसका परिणाम है, तो आपका जो टॉपिक है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ हमने ये टॉपिक समझा है, यहाँ से भी हम लगा सकते हैं कि बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, या आर्थिक कारकों का। फोर्थ तो बिल्कुल रॉन्ग ही कर दीजिए, यहाँ इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। अब देखिए इनमें से कौन सा होगा। तो बालक का विकास जो है वो केवल वंशानुक्रम से तो नहीं होगा, क्योंकि वहां तो अभिवृद्धि अगर होता, अभिवृद्धि पूछा जाता कि बालक की अभिवृद्धि परिणाम है, तो वंशानुक्रम ये आंसर होता। तो आपका आंसर होगा बालक का विकास परिणाम है किसका, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। नेक्स्ट है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है बिल्कुल हमने पढ़े थे, मैंने आपको बार बार बोले थे। सीटेट 2012 में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि मानव विकास को क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, वो कौन से क्षेत्र हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक या सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक या शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक या शारीरिक। लास्ट है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक।
तो देखिए झट से ही पता लगना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि मानव विकास के क्षेत्रों को हम बांटते हैं शारीरिक, संज्ञानात्मक, जिसे हम मानसिक भी कह सकते हैं, संवेगात्मक और सामाजिक। वैसे आप इन तीनों को आपको ऐसे ही रॉन्ग कर सकते थे, क्योंकि आध्यात्मिक तो हमने पढ़ा ही नहीं। देखिए फोर्थ में भी आध्यात्मिक है, और थर्ड में देखिए मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक एक साथ दिए हुए हैं, दोनों एक ही बात करते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। मानव विकास होता है, ये आपका फर्स्ट ग्रेड होम साइंस 2016 में आया हुआ है। मानव विकास होता है, क्रमिक होता है, क्रम से होता है, निरंतर है मतलब सतत है, वैयक्तिक है या उपयुक्त सभी। तो ये तो देख के ही पता लग जाना चाहिए कि मानव विकास जो है वो निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखिए, मानव विकास होता है, ये फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स में 2016 में आया हुआ है। तो शब्द जो है वो बदल गए हैं, क्वेश्चन वही है, मानव विकास होता है मात्रात्मक यानी संख्यात्मक, ऐसे भी लिखा होता तब भी यही बात होती, गुणात्मक, एक सीमा तक अमापनीय, जिसको मापा नहीं जा सकता, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। तो बताइए कि क्या होगा? एक सीमा तक अमापनीय यानी एक सीमा तक माप नहीं सकते हैं। तो मानव विकास में हम सभी पक्षों की बात करेंगे, तो यहाँ हम मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों की ही बात करते हैं। तो मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में बांटा जाता है। ये हमने देख लिया था। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? ये रीट 2018 में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट है, अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, यानी ये एक दूसरे को, जो संज्ञानात्मक है वो किसी और पक्ष को प्रभावित नहीं करेगा और फिर इसका विकास हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। सेकंड है, एक एकीकृत एवं समग्र प्रकार से विकसित, मतलब ये एक सभी से इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से प्रभावित करते हैं एक दूसरे को, क्या ऐसा है? आंशिक रूप से विकसित या बेतरतीब ढंग से विकसित। तो फोर्थ तो मेरे कहने पर ही काट दो अभी। और 3 जो है इनमें से बताइए कौन सा आपका होगा। तो हमने देखा था कि बच्चे के विकास को जो क्षेत्रों में बांटा जाता है वो सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं, एकीकृत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपके आरटेट और बिहार टेट 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑप्शन बदल जाते हैं, कंफ्यूजन बढ़ जाता है। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या नकारात्मक? ठीक है, यहाँ पर मात्रात्मक नहीं दिया हुआ, लेकिन विकास जो है वो रचनात्मक परिवर्तन नहीं है, गणनात्मक नहीं है, नकारात्मक नहीं है। ऑप्शन क्या होगा आंसर? आंसर गुणात्मक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है, इसको ध्यान देना है। आरटेट 2012 में आया हुआ है, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट है, विकास का उद्देश्य वंशानुगत क्षमता का विकास करना है। हाँ, वंशानुगत क्षमता का विकास करना तो है, विकास के एक पक्ष में हम इनकी बात कर रहे हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। तो देखिए, जब हमने सिद्धांत पढ़े थे तो वहां हमने देखा था हर क्षेत्र में अपने खतरे होते हैं। फोर्थ है, प्रारंभिक विकास बाद के विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। बाद के विकास अधिक महत्वपूर्ण है, हाँ ये भी बिल्कुल राइट है। तो मैंने आपको समझाते हुए आंसर भी दे दिया है, तो अब गलत नहीं होना चाहिए। आंसर क्या होगा कि भाई विभिन्न क्षेत्रों में खतरे होते हैं विकास के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बाल विकास का सही क्रम है। अब देखिए, आते हुए भी ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखिए, ये है आपका थर्ड ग्रेड 2012 में आया हुआ था। बाल विकास का सही क्रम क्या है? तो हमने क्या देखा था, बाल विकास जो है वो जन्म से किशोरावस्था तक की अवस्था होती है, प्रौढ़ावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था। सेकंड देखिए, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था। थर्ड है बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था या इनमें से कोई नहीं। दो कंफ्यूजन है, वो क्या है? सेकंड में और फोर्थ में, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो गलत होते हैं। क्यों गलत होते हैं? क्योंकि प्रौढ़ावस्था जो है वो बाल विकास का तो भाग ही नहीं है, हम तो केवल किशोरावस्था तक की ही बात करेंगे। फर्स्ट जो है वो भी गलत है, वहां भी प्रौढ़ावस्था दिया हुआ है। अब आपका बचता है आंसर नंबर 2 कि बाल विकास में हम पहले
शैशवावस्था की बात करते हैं, फिर बाल्यावस्था की, फिर पूर्व किशोरावस्था, फिर मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीरीज है वो आधी दी हुई है, बस यही कंफ्यूजन था। नेक्स्ट है बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है। ये रिपीट हो गया है, ये थर्ड ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है कि बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है। स्टैनले हॉल। हमने 10 क्वेश्चन किए हैं और इससे जो चैप्टर है बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।